हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि हमारी जो तैयारी है उसके हिसाब से हम कितना स्कोर है जो कर सकते थे। फर्स्ट का ये क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2014 XYZ Limited received grant of 100 lakh for the acquisition of new machinery costing rupees 500 lakh. The grant was received and credited to the cost of asset. The lifespan of machinery is 5 years. The machinery is depreciated at 20% on WDV method. ठीक है कि 500 लाख की मशीन है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली 100 लाख और 5 साल उसकी लाइफ है और 20% के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। द कंपनी हैड टू रिफंड एंटायर ग्रांट एट द 2 अप्रैल 2017। 2 अप्रैल 2017 मतलब कि ये हो गया 15 तक 1, 16 तक 2 और 17 तक 3 साल डेप्रिसिएशन लगने के बाद में, ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन विच वर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ अप्रूवल imposed by the government at the approval of grant. How would you deal with the refund of grant of the government in the books of XYZ Limited as per AS 2? तो देखो ग्रांट रिसीव हुई और उन्होंने क्या किया, उसको क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ द असेट, कॉस्ट ऑफ असेट से किया। तो जब रिसीव हुआ तो कॉस्ट से एडजस्ट करेंगे, तो जब वापस रिफंड होगा तब भी क्या करेंगे, असेट की कॉस्ट से एडजस्ट करेंगे। क्लियर? पहले शुरू में मिला 500 की असेट थी, उसमें से 100 की ग्रांट हो गई तो असेट की वैल्यू कितनी बची, 400 लाख। अब 400 लाख के हिसाब से आपने क्या किया होगा, 2015 के अंदर पहला डेप्रिसिएशन लगाया, 2016 के अंदर दूसरा डेप्रिसिएशन लगाया, 2017 के अंदर तीसरा डेप्रिसिएशन लगाया। 400 मल्टीप्लाई बाय 20% है तो 0.2, 400 का 20%, 80 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगाया, बाद में बची 320 और उसका 20% डेप्रिसिएशन लगाया 64 और 320 माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 51.2 का डेप्रिसिएशन लगाया। तो असेट की वैल्यू बची होगी 400 माइनस 80 माइनस 64 माइनस 51.2, 204.8। और उसके बाद में क्या करना है, ये जब वापस रिफंड हो गए तो वापस एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हाउ वुड यू डील विद द गवर्नमेंट ग्रांट? अब इसका देखो, ये 400, 80, 64, 51 और ये डेप्रिसिएशन वापस ऐड किया और इस तरीके से करेंगे। क्या इस क्वेश्चन के अंदर एक भी मार्क्स आपका कटना चाहिए क्या? एक भी नहीं कटना चाहिए। समझ पा रहे हो बात? बहुत आसान है। नेक्स्ट कर चुके हैं ये क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं। एबीसी लिमिटेड बोरोड $5 lakh on 1/7/2017 which were repaid on 30/7/2017। एक साथ को लिया है, एक 2017 कर दो इसको, एक था मिस प्रिंट हो रखा है। एबीसी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग ऑन द 31/3/2017। रेट ऑफ एक्सचेंज जो है रिपोर्टिंग करेंसी और फॉरेन करेंसी का इस तरीके से 1/1/2017 जिस दिन लिया उस वक्त रेट क्या थी, 68.50। पहली बात तो लोन क्या है, मॉनेटरी आइटम है, तो बैलेंस शीट डेट पे किस पे लाया जाएगा, इसे क्लोजिंग रेट पे लाया जाएगा। तो क्लोजिंग रेट पे लाएंगे तो कितना हो गया, 68.5 माइनस 69.5 कितना हो गया, $1 का नुकसान हो गया। रेट है जो बड़ी है, मतलब हमें ज़्यादा पे करना है। अपना लोन कितने का है, $5 लाख का है, तो अपना नुकसान कितना हुआ यहाँ पर, $5 लाख का नुकसान हुआ। फिर 31/7 को पेमेंट करते वक्त एक्चुअल में कितना हो गया, 70 हो गया, तो 0.5 और बढ़ गया, 0.5 इंटू 5 लाख कितने का और लॉस हो गया, 2,50,000। क्लियर है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने में कोई दिक्कत होगी, पहले लोन के लिए एंट्री कर दोगे तो कितने से करोगे, 68.5 के हिसाब से। फिर ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस है जो रिकॉर्ड करोगे 2 बार और रीपेमेंट हो जाएगा। ये देखो पहले लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन, ये 68.5। फिर ये पहला डिफरेंस जो है लॉस 31 मार्च को, और फिर जब पेमेंट किया उस वक्त और एक्स्ट्रा जो 0.5 है उसका लॉस। अब इसमें भी एक भी मार्क्स आपका नहीं करना चाहिए था। सी और डी जो है अब आपके सिलेबस में नहीं बचे, ये पहले थे,
उसके हिसाब से, ये 4 और 5 उसके हिसाब से। मिस्टर विजय एंटर्ड इनटू ए फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ जेपी पावर लिमिटेड। द सेल्स हैव पेड अप वैल्यू ऑफ 10 पर शेयर। 1/1/2016 को हमने 600 शेयर परचेज किए, बाय किए 20 पर शेयर के हिसाब से। सर कम इंटरेस्ट वगैरह, भाई इक्विटी शेयर है, वेरिएबल वाले, यहाँ कोई तो ये नहीं, अपने को कम और एक्स कुछ है ही नहीं। 15/3/2016 को 900 शेयर और खरीदे 25 के हिसाब से। फिर 20/5 को 1000 शेयर और परचेज किए 23 के हिसाब से। फिर 25/7 को हमने क्या किया, 2500 बोनस शेयर इससे हुए, ओके। फिर 20/12/2016 को 1500 शेयर सेल किए 22 पर शेयर के हिसाब से, और 1/2 को हमने 1000 शेयर सेल किया 24 के हिसाब से। बहुत ही आसान से ट्रांजेक्शन अभी तक। तो ऑन 15/9/2016 डिविडेंड फॉर द एट द ₹3 पर शेयर रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016। तो 31/3/2016 है, तो 31/3/2016 से पहले दिन के लिए जो खरीद रखे हैं शेयर, उनके लिए तो क्या हो जाएगा, पोस्ट मान सकते हैं। तो इसके लिए क्या मान लेंगे, पोस्ट मान लेंगे। इस पे जो माने मिलेगा उस पर पोस्ट मान लेंगे। बाकी 15/9 तक और कितने खरीदें, ये भी 15/9 तक खरीद चुके हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा। बोनस पैसा है कि आप मान भी सकते हैं कि रिसीव हुआ, और ये भी मान सकते हैं कि रिसीव नहीं हुआ। ऑन क्योंकि बोनस के ऊपर जो भी मानो आप एजम्पशन लिखिएगा, बोनस और राइट शेयर पे। ऑन 12/11/2016 कंपनी मेड ए राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन द रेशियो 1 शेयर for 5 शेयर हेल्ड ऑन द पेमेंट ऑफ 20 पर शेयर। 12/11 को किया, तो 12/11 को अपने पास कितने शेयर है, 12/11 तक हमने सेल नहीं की, तो ये अपने पास टोटल शेयर हो गए कितने, 600 + 900 + 1000 + 2500। हमारे पास 5000 शेयर है, मतलब टोटल थे 5 के बदले में 1 दे रहे हैं, मतलब 1000 राइट शेयर अपने को मिलेगा। He subscribed 60% ऑफ द शेयर एंड रिनाउंस द रिमेनिंग शेयर एट द रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। जिसमें से इसने क्या किया, 60% मतलब 600 शेयर तो क्या किया, सब्सक्राइब किया, तो परचेज की एंट्री डाल देंगे, और बाकी का 400 सेल कर दिया तो सीधा P&L के अंदर चला जाएगा। शेयर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन द वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस। वेटेड एवरेज को या एवरेज कॉस्ट को बात सेम ही है यहाँ पर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017। 31 मार्च को हम बुक क्लोज करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, 15/3 का ये ट्रांजैक्शन करके बाय बैलेंस CD और टू बैलेंस BD करना होगा एक बार। कोई भी पॉइंट दिक्कत देने वाला है क्या, अब इसके अंदर पूरे 10 में से 10 आने चाहिए। ऑन 31 मार्च 2018 फायर occurred on the premises of the Messrs Alok and Company. The concern had taken an insurance policy of 1,20,000 which was subject to average clause. From the books of account, the following particulars are available relating to the period 1st January to 31st March 2018. Stock as per balance sheet 31st December 2017। 30 मार्च को हुआ है तो 31 दिसंबर यहाँ से बना रहे हैं अपन, तो 31 दिसंबर को दे रखा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। परचेज दे रखा है इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000, हटा दो इसको 60,000 को। वेजेज इंक्लूडिंग 6,000 ऑन द इंस्टॉलेशन। ऐसे कैसे क्वेश्चन जो है अमाउंट चेंज कर करके हमने बहुत सारे किए RTP वगैरह के अंदर। सेल जो है वो इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल 99,000 का गुड्स ऑन अप्रूवल, जिसमें से नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। तो 99,000 का 2/3 इतना सेल है जो भी हुआ नहीं है, तो इसमें से कितना लेस कर देंगे, 99,000 का 2/3 मतलब कि 66,000 जो वो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इस सेल में से क्या कर देंगे, 66,000 जो वो लेस कर देंगे। एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो वो 20% है, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक के साथ में क्या लिख दोगे, बाय स्टॉक विथ कस्टमर। इसको किस पे लिखोगे, कॉस्ट पे लिखोगे। तो कितना 20% ऑन सेल है, तो 66,000 का माइनस 20% कितने से लिख दोगे, 52,800। और सेल कितने से लिख दोगे, 5,50,000 माइनस 66,000 484,000 484।
वैल्यू ऑफ सॉल्वेज गुड्स जो है 24,600 है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉज टू द इंश्योरेंस कंपनी। कर लेंगे, कोई दिक्कत आने वाली है क्या इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन 4 के अंदर अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 करके इन्होंने लिखा, ये डिपार्टमेंट वाला XYZ वाला जो है। बी अयान लिमिटेड इनवॉइस गोज टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33.33%। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। वो कह रहा है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना, स्टॉक एडजस्टमेंट और ब्रांच P&L बनाना है, ठीक है। बना देते हैं, ये हो गया आपका ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड ब्रांच P&L। स्टॉक एट commencement at invoice price to balance 360 बाय बैलेंस क्या है किस पे, कॉस्ट प्लस 33.33%, मतलब कि 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33। सेल का कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। इनवॉइस प्राइस का 25%, तो 3,60,000 इंटू 0.25 कितना हो गया? 90,000 स्टॉक रेजर में आ जाएगा। क्लियर है? स्टॉक एट द क्लोज एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस बाय बैलेंस BD 288 टू बैलेंस BD 288 का 25% 72,000। Goods sent to branch during the year at the invoice price, including goods invoices 48,000 to branch on 31st March 2018 but received by the branch before close of the year। तो इसके अंदर 24 लाख का गुड्स सेंड किया, उसमें इंक्लूड है तो टू गुड्स सेंड 24 लाख, और इसके साथ साथ बाय गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो कितने का है? 48,000 का। तो इधर हो जाएगा बाय गुड्स एंड 24 लाख का 25%, 6 लाख आपका ये हो गया। लोडिंग हटा दी और इस साइड में लिख दिया टू गुड्स एंड टू गुड्स इन ट्रांजिट, इसका हो गया 48,000 का 25% 0.25 12,000। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कहीं ऐसा ना दे दे कि बीच में कोई एक कॉस्ट पे दे दे। रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को रिटर्न किया बाय गुड्स एंड 120 टू गुड्स एंड 120 इंटू 0.25, कॉस्ट का 33 मतलब सेल का 25%। क्रेडिट सेल एट द ब्रांच बाय सेल, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स प्रिफर्ड बाय गुड्स प्रिफर्ड 24,000, और इसकी लोडिंग हटा दो यहाँ टू गुड्स प्रिफर्ड 24,000 इंटू 0.25 6,000। नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस 36,000 टू नॉर्मल लॉस इंटू 0.25 9,000। कैश सेल एट ब्रांच सेल की लोडिंग हटेगी क्या? नहीं, सेल की नहीं हटेगी क्योंकि सेल जो है वो अनरियलाइज है ही नहीं। अब इसका बाकी जो बचेगा वो
कहाँ चला जाएगा, P&L में, इसका जो बचेगा वो भी P&L में। अगर ब्रांच स्टॉक के अंदर कुछ बचता है, इस साइड में अगर बचता है टू साइड के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो इन्वेस्ट प्राइस थे उससे ज़्यादा पे सेल किया, और अगर इस साइड में तो कोई एबनॉर्मल लॉस माना जाता है। और इसके अंदर जो आएगा वो कि इतना जो अनरियलाइज था वो रियलाइज कर चुके हैं। बन जाएगा। आगे कोई दिक्कत होगी क्या? इसमें भी 10 में से 10 मार्क्स आने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पार्टनरशिप का जो आपके कवर नहीं है। फिफ्थ, द प्रमोटर ऑफ सेवा लिमिटेड टुक over on behalf of the company a running business with the effect from the 1st April 2017. The company got incorporated on 1st August 2017. The annual account were made up to 31st March 2018, which revealed that the sales for the whole year total 24 lakh, out of which sale till 31st July। तो देखो कब ले रहे हैं, रनिंग बिजनेस कब से लिया, 1 अप्रैल से। इनकॉर्पोरेट कब किया, 1 अगस्त को, ठीक है। और सेल दे रखी है 31 जुलाई तक, मतलब प्री का पीरियड कितना हो गया, 1 अप्रैल टू, ये लिख दीजिएगा एक बार ताकि आपको फिर 1 अगस्त। और पोस्ट का पीरियड कितना हो गया, 1 अगस्त टू कब बनाया, 31 मार्च, नेक्स्ट 31 मार्च। सेल वो कह रहा है टोटल 24 है, जिसमें से 31 जुलाई तक के, मतलब ये यहाँ के प्री दे दिया और यहाँ के बाकी की पोस्ट हो गई है। सेल्स रेशियो दे ही रखा है। एक्सपेंसेस फ्रॉम द 1 अप्रैल से लेके दे रखा है। सैलरी को किस रेशियो में बांट दोगे, टाइम रेशियो, टाइम रेशियो, टाइम रेशियो। ट्रैवलर कमीशन किस में होगा, सेल्स रेशियो, क्योंकि ट्रैवलर किससे रिलेटेड रहता है, सेल्स से रिलेटेड रहता है। डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो। डायरेक्टर फीस, पोस्ट। टैक्स ऑडिट, देखो कंपनी ऑडिट हो तो पोस्ट में, टैक्स ऑडिट हो तो किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल एसेट, टाइम रेशियो। डिबेंचर इंटरेस्ट, पोस्ट में कर दो। अब इसमें 10 मार्क्स दे रहे हैं बेचारे, और इससे ज़्यादा आपकी वो क्या मदद कर सकते हैं। धीरज लिमिटेड had 5,000 10% redeemable preference share of 100 each fully paid up. The company had redeemed this share at a premium of 10%। तो मतलब कितना हो गया ये, 5 लाख की जगह 5,50,000 का पे करना है, ठीक है। उसकी जगह वो क्या कर रहा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द कंपनी टू इश्यू 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। 40,000 10 रुपये वाले शेयर, मतलब ये कितने का हो गया, 4 लाख, ठीक है। 2000 12% डिबेंचर। अब ये इशू प्ले करो, इसकी एंट्री कर दीजिएगा, लेकिन क्या ये अपने काम के हैं क्या, नहीं। अपने को तो 50,000 जो है सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, वो किससे राइट ऑफ करना है, P&L से राइट ऑफ करना है। और टोटल जो 5 लाख है उसका अपने को हर्जाना देना है, जिसमें से वो कह रहा है 4 लाख के तो इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो बाकी बचे 1 लाख। तो 1 लाख को CRR में ट्रांसफ़र करके करेंगे फ्री रेजर से, ठीक है। ये जो है इश्यू जरूर किया 12% डिबेंचर, लेकिन ये अपने काम नहीं आएंगे, मतलब CRR वाली रिक्वायरमेंट में ये काम नहीं आएंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये तो है जो आपको मेरे हिसाब से बताने की ज़रूरत नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेज अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ आर्या लिमिटेड ऑन 31 March 2018, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। On 1st April, company made a final call, equity share capital, equity share final call account debit to equity share capital, bank account debit to equity share final call. On 1 lakh shares, the call money was received on 15th April. Thereafter, the company decided to issue share to equity share at the rate of 1 share for every 5 share held. For this purpose, they decided that there should be a minimum reduction in free reserve. वो कह रहे हैं कि minimum reduction of free reserve। तो अपने पास देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में इसको यूज़ कर लेंगे। CRR है नहीं, CRR होता तो हम CRR को यूज़ करते, पर CRR है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में सीधा अपने को जनरल लेजर पे चले जाएंगे और फिर P&L पे जाएंगे, और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बता देता हूँ आपको आंसर से कौन सा पार्ट था। ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम और बाद में जनरल लेजर। अब अपने पास CRR होता तो CRR यूज करते, बाकी CRR है नहीं। गुरुदेव लिमिटेड परचेज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन 6,000 of its
own 12% debenture of 100 each on 1st November 2017. 6,000 खरीदे 100 each के 12% डिबेंचर. द डेट ऑफ द इंटरेस्ट बिंग 31st March and 30th September. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू कैंसिलेशन इफ डिबेंचर आर परचेज एट 98 एक्स इंटरेस्ट और डिबेंचर आर परचेज एट 98 कम इंटरेस्ट. क्या एंट्री करवाने की जरूरत है क्या? ऑन डिबेंचर कितने से लिखा जाता है? एक्स इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक. अगर 98 एक्स इंटरेस्ट है तो 98 यहाँ आ जाएगा, और अगर 98 कम इंटरेस्ट है तो 98 यहाँ आ जाएगा. अक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करके लिखनी है. अक्रूड इंटरेस्ट का कब 31 मार्च और 30 सितंबर को देते हैं. हमने कब खरीदा? 1 नवंबर को, तो सितंबर में मिला होगा तो अक्टूबर 1 महीने का 1 मंथ का जो है अक्रूड रहेगा. क्लियर है? इससे नेक्स्ट वाला सेगमेंट वाला आपका बचा नहीं है. क्लासीफाई करना ऑपरेटिंग वगैरह में. कैश रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग. मार्केटेबल सिक्योरिटी. मार्केटेबल सिक्योरिटी किस में आता है? कैश इक्विवेलेंट में आता है. ठीक है. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो इन्वेस्टिंग. प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग. वेजेज एंड सैलरी पेड ऑपरेटिंग. बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग. परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग. इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट. अब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किस में आएगा? आपको इस मामले में कन्फ्यूजन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किस में आएगा. तो देखो है किससे रिलेटेड? ये एसेट से ही रिलेटेड है. तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी ले सकते हो, और आप चाहो तो इसको इसमें भी लिया जा सकता है. किसमें? इन्वेस्टिंग में. अंडर राइटिंग कमीशन पेड. अंडर राइटिंग कमीशन अगर देते हो तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? अंडर राइटिंग कमीशन किससे रिलेटेड? इक्विटी शेयर वगैरह इश्यू से रिलेटेड होती है. फाइनेंसिंग में चला जाए. क्लियर है? और कोई इसमें है नहीं, इतना ही है. तो अब आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि अगर ये पेपर आप देते तो आप कितना मार्क्स जो है वो अटेंड कर सकते थे. मेरे हिसाब से अगर आपने सही से आरटीपी कर रखी है और मॉक टेस्ट कर रखा होता तो इसमें आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नया था, या एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो हमने डिस्कस नहीं कर रखा है. मेरे हिसाब से हमने सारे डिस्कस कर रखे हैं, वही कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन रहे हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर. नवंबर 18 फर्स्ट क्वेश्चन. Neon Enterprise operates a major chain of restaurant located in different cities. The company has acquired a new restaurant located in Chandigarh. ठीक है, नया लिया है. The new restaurant requires significant renovation expenditure. वो कह रहे हैं ज़रूरी है. Management expect that the renovation will last for 3 months during the which the restaurant will be closed. ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई रेस्टोरेंट बनाना और उसके लिए रिनोवेशन ज़रूरी है, और रिनोवेशन के अंदर टाइम लगेगा, 3 महीने का टाइम लगेगा. ठीक है. मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट फॉर द पीरियड. सैलरी ऑफ स्टाफ एंगेज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट बिफोर द ओपनिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ रीमॉडलिंग कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेंट. एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एज पर एज 10. तो देखो भाई, असेट अभी तो रेडी टू यूज है नहीं. जब तक रेडी टू यूज हो तब तक के खर्चे जो है वो कैपिटलाइज किए जा सकते हैं. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, कॉस्ट मेजरेबल है, तो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है तो कैपिटलाइज किया जाएगा. अब इन्होंने आंसर में लिखा है सैलरी ऑफ स्टाफ एंगेज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट बिफोर द ओपनिंग. अगर सैलरी है अपने ही स्टाफ की है, ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर वो पर्टिकुलरली इसी काम के अंदर लगे तो उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है. इसके अंदर आंसर में लिखा है कि भाई अगर वो ऑपरेटिंग है तो फिर हम उसको नहीं करेंगे, एक्सपेंस करेंगे. लेकिन आप इसके साथ ये जरूर लिखिएगा कि अगर वो पर्टिकुलर रीजनेबली हम इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर इस रेस्टोरेंट को, तो उस केस के अंदर उसको भी कैपिटलाइज किया जा सकता है. बी अपन ने कवर कर रखा है. सी जो है वो हिल लिमिटेड, ये कुछ भी नहीं. ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भाई पहले हमारा जो प्रोविजन था वो टेक्निकल एवेल्यूशन के हिसाब से बना रहे थे तो 3 लाख था. अब प्रोविजन जो है 12 मंथ नो इशू के हिसाब से बनाएंगे और 4 लाख हो रहा है. तो उस केस के अंदर क्या होगा कि ये चेंज इन पॉलिसी है. देखो प्रोविजन जो है वो अगर प्रोविजन का अमाउंट चेंज होता है तो वो क्या होगा? चेंज इन एस्टिमेट होगा. अगर आपको कुछ इस तरीके से करते हो तो चेंज इन एस्टिमेट माना जाएगा, चेंज इन पॉलिसी नहीं माना जाएगा. लेकिन क्योंकि 3 लाख से 4 लाख हो रहा है तो सिग्निफिकेंट दिख रहा है, मटेरियल दिख रहा है, तो डिस्क्लोजर इसका दिया जा सकता है. लास्ट वाला जो है वो अभी आपके सिलेबस में कवर है नहीं. नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ निशा लिमिटेड टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2017-18। परचेज किए 9000 बॉन्ड ऑफ 100 ईच एट 80.50 कम इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 नवंबर एंड 1 मई। तो हमने कब खरीदे हैं? 1 अप्रैल को खरीदे हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट, 5 महीने का इंटरेस्ट हटा देंगे, बाकी का कॉस्ट वाले में लिख देंगे। रिसीव्ड हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन 8% बॉन्ड, फिर उसके ऊपर 8% बॉन्ड पे इंटरेस्ट रिसीव हो गया। फिर परचेज किया 12,000 इक्विटी से, तो एक दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा 10 ईच ऑफ मून लिमिटेड फॉर द 44 थ्रू ए ब्रोकर हुए चार्ज ब्रोकरेज एट 2%, ब्रोकरेज ऐड कर देंगे कॉस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सोल्ड 2250 8% बॉन्ड एट 81x इंटरेस्ट, सेल की एंट्री कर देंगे और उस वक्त जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा वो कैलकुलेट कर देंगे। अगर क्वेश्चन नहीं दे तो फिर आपको फीफो या एवरेज, जो भी मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है वो यूज कर सकते हो। फीफो थोड़ा आसान देता है तो फीफो कर सकते हो, और लेकिन एजम्पशन लिखे जरूर। रिसीव्ड हाफ ईयर इंटरेस्ट, फिर वापस रिसीव हुआ हाफ ईयर इंटरेस्ट। फिर मून लिमिटेड मेड ए राइट इश्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड एट 5 पर शेयर। निशा लिमिटेड एक्सरसाइज 40% और बाकी का उसने सेल कर दिया। कोई दिक्कत आने वाली है क्या इस पॉइंट के अंदर? रिसीव्ड 18% इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर ऑफ मून लिमिटेड। अब 15 मार्च को इंटरिम डिविडेंड मिला। इंटरिम डिविडेंड मतलब इसी साल का है, तो इस साल जो परचेज किया उसके लिए, इस साल जो हमने इक्विटी शेयर परचेज किया उसके लिए परचेज भी इसी साल किया और डिविडेंड भी इसी साल का है। तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसे प्री में मानो या पोस्ट में मानो, लेकिन जैसा भी मानो आप क्या कीजिएगा, एजम्पशन जरूर लिखिएगा। क्लियर? ये जो है इसके ऊपर, और ये राइट शेयर पे, राइट और बोनस पे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका जो भी करो वो इसका एजम्पशन जरूर लिखिएगा। बाकी इसके अंदर कोई दिक्कत आए ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, आसानी से किया जा सकता है। और ऐसा एक स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है भी थोड़ा सा, ये जो है ये प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप से। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनानी है। बी पार्ट जो है वो कवर है RTP के अंदर। ये अभी पार्टनरशिप आपके बचा नहीं है। सन लिमिटेड टुक ओवर ए रनिंग बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किससे खरीदा है? मैसर्स A&N ब्रदर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, ठीक है। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड 1 सितंबर को। तो प्री का पीरियड कितना हो गया? 1 अप्रैल टू 1 सितंबर। और प्रॉफिट और लॉस दे रखा है 31 मार्च, मतलब कि पोस्ट हो गया 1 सितंबर टू 31 मार्च, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी वगैरह दे रखा है। ट्रेंड ऑफ सेल्स जो है वो इस तरीके से दे रखा है। यहाँ सेल का रेशियो थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। कैसा? अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई और अगस्त तक का अपना प्री में, 1 सितंबर से तो पोस्ट में चला गया, तो प्री में कितना हो गया? 85,000 पर मंथ है, और अप्रैल और मई दोनों में 85,000 हुआ। 85,000 इंटू 2 1,70,000, और उसके बाद में 1,05,000 इंटू 2 ये हो गया 2,10,000, और अगस्त का हो गया 1,20,000, तो ये हो गया 5 लाख। और पोस्ट का हो गया सितंबर का 120, अक्टूबर और नवंबर का 1,40,000 इंटू 2 280, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 6 लाख, तो ये टोटल हो गया 10 लाख। ये हो गया सेल्स रेशियो। सन लिमिटेड टुक ओवर ए मशीन वर्थ 7,20,000 फ्रॉम A&N ब्रदर्स मतलब जिससे हमने ये खरीदा उससे, ठीक है। परचेज ए न्यू मशीन जो 1 फेब, तो ये जो नई मशीन खरीदी है 1 फरवरी को, ये तो पूरा का पूरा इसका डेप्रिसिएशन 1 फेब 2018 में, इसका तो डेप्रिसिएशन पूरा पोस्ट में चला जाएगा। 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये 8,000 तो पूरा पोस्ट में चला जाएगा। बाकी जो 7,20,000 पे डेप्रिसिएशन है 10% के हिसाब से 72,000, टोटल कितना डेप्रिसिएशन दे रखा है? टोटल डेप्रिसिएशन दे रखा है 80,000, चलो मतलब ये दो ही है।
इसको कैसे करोगे, टाइम रेशियो में, समझ पा रहे हो, क्योंकि ये तो पहले दिन से ही अपने पास ये नहीं आई है। कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस 1 अक्टूबर से, तो एडिशनल स्पेस का रेंट है वो हटा दीजिए, बाकी का टाइम रेशियो में। आउट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 30,000 वर इनकर्ड बाय द ऑफिस स्टाफ वाइल रिमेनिंग एक्सपेंस वर इनकर्ड बाय द सेल्समैन, तो सेल्समैन का सेल्स रेशियो में, बाकी ऑफिस स्टाफ का टाइम रेशियो में। ऑडिट फीस पर्टेन टू कंपनी, ऑडिट फीस पोस्ट में चली जाएगी। सैलरी आर डबल फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ उस दिन से डबल हो गई। तो पहले के महीने कितने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने, तो पहले 5 है तो आगे वाले 7 में कितना है, 2 के हिसाब से, तो 5:14 के हिसाब से रेशियो में बांट दीजिए। यू आर रिक्वायर्ड टू अपोर्शन द एक्सपेंस बिटवीन द प्री और पोस्ट, कहीं दिक्कत आनी है क्या। नेक्स्ट, ए कंपनी हैड इश्यूड 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। देखो अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर अब आप 10 नंबर में से एक भी मार्क्स कटता है ना तो वो आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है। और ये पेपर आते हैं, कॉस्टिंग का पेपर करवा चुका हूँ मैं, अकाउंट का पेपर करवा चुका हूँ, दोनों के अंदर अगर आपने सही से स्टडी मटेरियल आरटीपी और मॉक टेस्ट किया है तो उसके बाद में आप आराम से 80 स्कोर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये आप देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक भी नया पॉइंट को देखने को मिल रहा है क्या। redeemable at company's option at the end of 10 year at par or prior to that by purchase is open market at 102 after giving 6 month notice। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इश्यू कर रखा है और कंपनी को क्या करना है, redeemable company's option at the end of 10 year और par prior to that purchase it open market at 102 after giving a 6 month notice। वो कह रहे हैं या तो 10 साल में कभी भी वो कह रहे हैं कि जब चाहे हम क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, और उससे पहले अगर रिडीम करते हैं तो हम 6 महीने पहले नोटिस देना होगा, 102 में करना होगा। उसके बाद में दे रखा है 31 दिसंबर को अकाउंट कंपनी के इस तरीके से बैलेंसेस शो हो रहे हैं। डिवेंचर रिडम्पशन फंड रिप्रेजेंटेड 10% गवर्नमेंट लोन ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ 42,800, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा जिसका टू बैलेंस भी हो गया 42,800। परचेज एट एवरेज प्राइस ऑफ 101, जिसको परचेज किया था 101 पे, तो मतलब कितने केस की नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई, 42,800 डिवाइडेड बाय 101, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 42,376। क्लियर है ऑन। उसके बाद में दे रखा है कि बाकी का जो है अनवेस्टेड कैश पड़ा हमारे पास। फिर 1 जनवरी को कंपनी ने क्या किया, 11,000 परचेज इट्स ओन डिबेंचर एट ए कॉस्ट ऑफ 10272, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रखा है तो हम उसी में एंट्री कर देंगे, क्या कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। या फिर आप अलग से इसका अकाउंट बनाना चाहो तो ओन डिबेंचर के अलग से भी अकाउंट बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। एक अलग से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट के अंदर ओन डिबेंचर और उसका अकाउंट है जो बना दीजिएगा। ऑन 30 जून कंपनी ने 6 महीने का नोटिस दिया 40,000 के होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को। एंड ऑन 31 दिसंबर 2017 कैरिड ऑन रिडम्पशन बाय सेल ऑफ 40,800 वर्थ ऑफ गवर्नमेंट लोन एट ए पार एंड द कैंसिल द ओन डिबेंचर हेल्ड बाय देम, तो फिर कैंसिलेशन की एंट्री होगी। कैंसिलेशन पे देखो अब 11,000 के डिबेंचर जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, 10,272, तो इतना फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो 40,800 के जो है वो सेल हो रहे हैं कितने पे, पार पे हैं, पार पे, जबकि खरीदा कितने पे इनको 40,800 को 101 पे खरीदा है, ठीक है। तो इनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 100, 40,800 डिवाइडेड बाय 1. तो इनकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 40,396, ठीक है। और इसको सेल कितने पे किया है, 40,396 पे, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी है एक्चुअल में 40,800, तो इतना क्या हो जाएगा, इसमें लॉस हो जाएगा। बाकी इसके अकाउंट में कहीं दिक्कत आएगी नहीं आपको। इसमें अकाउंट जो इसका उन्होंने प्रेजेंट किया वहाँ पर देख के आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं एंट्री आपको समझा देता हूँ। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ये शुरू का बैलेंस जो है वो दे रखा है, ठीक है। जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ
उसके ऊपर बात कर रहा है 42,800 जो है हमने जितने का इन्वेस्ट कर रखा है उस पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है आपको 42,800, एक सेकेंड, अच्छा लोन का नॉमिनल अमाउंट 42,800 है, सॉरी तो परचेज किया 101 पे, मतलब कि 42,800 मल्टीप्लाई बाय 1.01, तो परचेज कितने पे है 42,800 मल्टीप्लाई बाय 1.01, परचेज किया गया इसको 43,228 पे। सॉरी भाई, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो नॉमिनल वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो परचेज किया हुआ 43,228, ये शुरू का बैलेंस हो गया, ये इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ ये देख लीजिए, ये इसका बैलेंस हो गया ये 101 के हिसाब से, ठीक है। अभी ये जो 408 है आपको बाकी सारा समझ आ जाएगा, आप करोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। ये जो 408 है ये उन्होंने लिखा है ना डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, ये एक्चुअल में क्या है, सॉरी ये जो है ये लॉस ऑन सेल ऑफ, ये जो इन्वेस्टमेंट किस में कर रखे हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में है या किस में है, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, जो सेल किया उस वक्त जो लॉस हुआ ना वही है, क्योंकि उन्होंने देखो जो कॉस्ट है रिडम्पशन कितने पे हुआ, नॉमिनल वैल्यू पे, खरीदा कितने पे 1.01, तो ये उसके हिसाब से 1% जो है उसका लॉस है। बस ये जो है ये एक ध्यान देना, बाकी और इसके अंदर कोई पॉइंट जो है आपको दिक्कत देगा नहीं। ये परचेज किया उसकी एंट्री है, ये उसको कैंसिल किया उसकी एंट्री। आप चाहो तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 2 अकाउंट बना सकते हो, और मेरे हिसाब से 2 ही बनाइएगा, एक अकाउंट डिबेंचर के लिए अलग बनाइएगा और दूसरे के लिए अलग बनाइएगा। इसने साथ में बनाया उस वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी आप अलग अगर बनाओगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड diverse accounting policy with the view to eliminate the non-comparability of financial statement and improve the reliability of financial statement. Discuss and explain the benefit of accounting standard. कोई बताने की ज़रूरत है क्या? One of the characteristics of financial statement, और ये जो चैप्टर है ना उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला थ्योरी समझ आ जाएगा, कोई नई बात नहीं। न्यूट्रलिटी होना ही चाहिए, अगर बायसनेस होगा तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी में फिर मज़े वाली बात नहीं रहेगी, तो वो होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा है जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में, वहाँ पर बस अमाउंट जो है थोड़ा चेंज है, बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट पूरा सेम है। एक्सप्लेन द कंडीशन व्हेन कंपनी शुड इश्यू न्यू इक्विटी शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आल्सो डिस्कस द एडवांटेज। और इसको तो अच्छे से इसका आंसर एक बार रीड करें। पॉइंट ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको समझ नहीं है, वो कह रहे हैं कि कब हमें नया इक्विटी शेयर इशू करना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होता है। डाइल्यूशन होता है देखो कंट्रोल के अंदर, और पैसा नया आ जाता है, और फ़ायदे और नुकसान दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखे हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। वेदर ही इज एंटाइटल टू गेट अच्छा सॉरी ये तो नहीं, ये पार्टनरशिप वाला आपका बचा नहीं, ठीक है। तो अगर इस पूरे में अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर भी अगर हो सकता है किसी को एक आध क्वेश्चन के अंदर कोई थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए, बाकी किसी को किसी भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आए, जैसा इसके अंदर कोई था नहीं, इसमें भी आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर। मीर 19 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2017. It obtained ₹2 lakh as a special loan to finance the construction of building. 1 अप्रैल को लिया उसने, इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम। फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग और फाइनेंस थ्रू अदर नॉन स्पेसिफिक लोन, डिटेल जो उसकी इस तरीके से दे रखी है अदर लोन की। 4 लाख का दे रखा है 9% के हिसाब से। अब दे नहीं रखा है कि कितने टाइम के लिए, तो अपन यही मानेंगे पूरे 12 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो वेटेड आउटस्टैंडिंग हो गया 4 लाख, 5 लाख एंड 3 लाख। एक्सपेंडिचर जो है वो इस तरीके से किया, दैट मेड द फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इस तरीके से। ये कितना हो गया 4 + 5 + 3 12 लाख। एक्सपेंडिचर 1 अप्रैल को किया, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 12/12। मई है, मतलब अप्रैल और मई 2 गए तो 10/12। अगस्त है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
ईयर के हिसाब से चल रहा है क्या? नहीं, अप्रैल के हिसाब से। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गए 8 महीने, मल्टीप्लाई बाय 8/12, और दिसंबर मतलब कि 3/12, तो ये हो गया 3 लाख, और ये हो गया 240 × 10/12, ये हो गया 2 लाख, और 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/12, 2,66,667, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये हो गया 90,000। 90,000 प्लस 2,66,667 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, 856,667। ठीक है, सबसे पहले तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर दो, इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। बोरोइंग कॉस्ट 4 लाख पे 9%, सेम ऐसा कैसा मैंने क्लास के अंदर भी करवाया था क्वेश्चन, याद हो तो आपको। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, 60,000, एंड 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 14%, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 14%, 42,000, 36 प्लस 60 प्लस 42, 1,38,000। अब इसमें से क्या कर देंगे, जो लेस क्या कर देंगे, पहले स्पेसिफिक हटा देंगे, क्योंकि स्पेसिफिक तो अलग से होता है। स्पेसिफिक कितना है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक से हुआ है, तो बाकी कितना बचा 650,667, ठीक है, 656,667, ठीक है। तो स्पेसिफिक वाला तो सीधा ही कर दो, 2 लाख है उस पर, उसका कितना 8% के हिसाब से इंटू 8% कितना 16,000 जो है वो कैपिटलाइज होगा। नॉन स्पेसिफिक के लिए क्या करना होगा, बोरोइंग रेट कैलकुलेट करनी होगी, बोरोइंग कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करनी होगी, जिसके लिए बोरोइंग कॉस्ट कितना है 1,38,000, 138 है ना, 138, एक जीरो ज़्यादा लिख दिया मैंने, 138 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग 12 लाख और वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर 656, तो कितना विच एवरेज हायर कितना 12 लाख, 1,38,000 मल्टीप्लाई बाय 12 लाख, सॉरी अरे यार 138 डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये हो गया 11.5%। तो जनरल का कितना कैपिटलाइज हो जाएगा 656,667 मल्टीप्लाई बाई 11.5%, ठीक है, कर लोगे। रिक्लासीफाई कर रहा है करंट इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट के हिसाब से, तो और नॉन करंट को करंट से, तो देख लो भाई, ऐसा क्वेश्चन कर भी रखा है, करंट टू नॉन करंट कैसे जाएगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवरेज लोअर, और नॉन करंट से करंट में कैसे जाएगा, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, जो भी इनमें से कम, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। 5वें पार्ट कर लीजिएगा, आसान सही है। इसके अंदर ट्रू और फॉल्स, एज पर प्रोविजन ऑफ एज 12 गवर्नमेंट ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन विच बिकम रिफंडेबल शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व, सही है, आई तो कैपिटल रिजर्व में जाएगी, तो कैपिटल रिजर्व से। एज पर प्रोविजन ऑफ एज 2 इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, ना सर कॉस्ट और एनआरवी, सर एनआरवी और सेलिंग प्राइस में क्या फर्क होता है, सेलिंग प्राइस कितने पे सेल करते हैं, एनआरवी मतलब उससे रियलाइज कितना होगा, अगर कुछ कॉस्ट लगेगा सेल के लिए तो वो भी एडजस्ट किया जाएगा, तब एनआरवी आएगी। एज पर द प्रोविजन ऑफ एज 13 ए करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट बाय इट्स नेचर इज रेडीली रियलाइजेबल एंड इंटेंडेड टू बी होल्ड नॉट फॉर मोर देन, क्या 6 मंथ का ही नहीं, नॉट मोर देन 1 ईयर, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया।
इसके बाद में ये आपके अभी बच्चे नहीं सिलेबस के अंदर दोनों पॉइंट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम ऐसा आरटीपी में था, ऐसा कैसा क्वेश्चन था, बस वहाँ पर क्या था याद हो तो वहाँ 3 वैन थी और यहाँ 6 स्कूटर है, बाकी क्वेश्चन सेम है। पहले इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगी कैश प्राइस और उसके बाद में क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। If higher occurred in the premises of Mr. Bright on 25th May 2017 as a result of higher sales were adversely affected up to 30th September 2017, ठीक है। The firm had taken a loss of profit कब से कब तक का है, 25th May से 30th September तक का। Loss of profit policy 3,50,000 और indemnity paid 5 months, there is an upward trend of 10% in sales. Firm incurred additional expenditure of 30,000 to maintain the sales, ठीक है। There was a saving in 5,000 in insured standing charges. पहले तो एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जीपी रेट, इंडेमनिटी पेड, ये चीज़ें तो लिख दीजिए ताकि आपको वर्किंग नोट में कहीं दिक्कत आए नहीं। 25 मई 2017 टू 30 सितंबर 2017 ये क्या हो गई, एक्चुअल सेल इंडेमनिटी पेड के। 20 मई 2016 टू 30 सितंबर ये क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड। तो ये सीधा ही शॉर्ट सेल तो सीधा ही कैलकुलेट कर दो, 6 लाख की सेल थी प्लस 10% का ट्रेंड है इंक्रीजिंग, 10% ही था ना, हाँ 10% था, तो ये हो गया इसका 60,000। तो एक्सपेक्टेड सेल कितनी थी 660 और उसमें से लेस एक्चुअल सेल कितनी 175, तो ये क्या हो जाएगी शॉर्ट सेल और मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट दे रखी है, जीपी रेट दे रखी है क्या, अभी तक तो नहीं दे रखी है, चलो आगे देखते हैं। इंश्योर्ड स्टैंडिंग, अच्छा सॉरी जीपी रेट तो कैलकुलेट करनी है ना। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज 175 और टोटल स्टैंडिंग चार्जेज जो है वो 3 लाख है, तो बाकी का क्या हो जाएगा अनइंश्योर्ड हो जाएगा, 3 लाख माइनस 175 कितना हो गया 125। टर्नओवर लास्ट ईयर का दे रखा है और लास्ट ईयर का टर्नओवर हो गया, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट हो गया, तो जीपी रेट आ गई भाई 2 लाख प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज कितना है 175 प्लस ये हो गया 175 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल 15 लाख, ठीक है। तो इससे आपकी क्या मिल जाएगी जीपी रेट मिल जाएगी। और टर्नओवर फॉर 1 ईयर ये दे दिया आपको एनुअल टर्नओवर, ठीक है। अब इस एनुअल टर्नओवर को आप एडजस्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। और पूरे पे करें या इस साल का कितना उस पे करें, तो अगर कैलकुलेट हो सकता है कि पीछे वाले साल का कितना और इस साल का कितना, तो इस साल वाले में एडजस्ट नहीं करें और पीछे वाले में एडजस्ट करें, और नहीं हो सकता है अभी इसमें जैसे पूरा दे रखा है तो पूरे में ट्रेंड एडजस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सिर्फ फॉर्मेट में वैल्यू पुट करनी है, अच्छे से क्वेश्चन करवा रखे हैं ऐसे, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। क्लियर है, ये हो जाएगा पहले रिडक्शन इन टर्नओवर, फिर ये एक्सपेंडिचर के लिए तीनों फॉर्मूले विच एवरेज लोअर के हिसाब से, और ये एनुअल टर्नओवर, ये टर्नओवर दे रखा और ये ट्रेंड जो है वो एडजस्ट कर दिया और इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस विद योरसेल्फ लिखा है, इसका रीज़न है कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो है जितने हो उतने आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट बनाने की, ताकि आपको फॉर्मेट जो ज़्यादा आसानी से बैठे। ये नेक्स्ट जो है वो अपना सेम ऐसा कैसा आरटीपी में था, बस अमाउंट को डबल किया, वहाँ 6,000 था अगर कंप्यूटर का, तो यहाँ 12,000 है, बाकी सेम है। अब अगर ऐसे पेपर आए और अपन 80 नहीं लेके आए तो उस केस के अंदर फिर अपनी गलती है, इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं। समझ पा रहे हो बात, एक बहुत मतलब ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने डिस्कस नहीं कर रखे हैं, ये पार्टनरशिप का अब आपके सिलेबस में बचा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा ही क्वेश्चन है, कॉपी कर रखे अपन ऐसे। बैलेंस शीट दे रखी है, फिर लिखा है द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच इक्विटी शेयर ऑफ 4,50,000 एंड ऑफ 100 ईच एंड 8% डिबेंचर ऑफ 1,30,000 एंड 100 ईच 8% डिबेंचर 1,30,000 के। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइज स्टेटमेंट जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कह रहा है सिर्फ P&L ही है, मतलब पूरा यूज किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर
एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब कितना पे करना, 130 प्लस 10%, 143 चाहिए, ठीक है। 143 में से 130 तो क्या है इसकी नॉमिनल वैल्यू, तो इसके लिए तो या तो शेयर दो या CRR दो, और 13,000 जो है वो प्रीमियम का है, तो इस ये तो फ्री रेजर से राइट ऑफ करो, P&L है तो P&L से राइट ऑफ करो। टू सेल ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर 30,000, इन्वेस्टमेंट सेल किया 30,000, अच्छा इसमें पैसों की भी बात कर रहे हैं। टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन बाय कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लिविंग ए बैलेंस ऑफ ₹24,000, तो देखो भाई देखो कैश एंड बैंक बैलेंस 62 है, 62,000 में से 24,000 वो कह रहा है छोड़ दो, ठीक है छोड़ दिया। बाकी कितना 38,000 यहाँ से यूज हो जाएगा, 30,000 यहाँ से यूज हो जाएगा, कितना हो गया। टू इश्यू मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड, वो कह रहा है कि बाकी का जो बैलेंस रेज करने के लिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखो बैलेंस रेज करने के लिए तो आप क्या करोगे, ये नहीं देखोगे उसकी फेस वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं देखना, आपने सिर्फ इश्यू प्राइस देखनी। 60 है तो टोटल पैसा कितना चाहिए था, 1,43,000 फंड चाहिए, 30,000 प्लस 38,000, ये हो गया 68,000 माइनस 143, तो कितना बचा 75,000। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 75,000 डिवाइडेड बाय 60 के हिसाब से, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर का इसमें वर्किंग नोट 75,000 डिवाइडेड बाय 60, बाकी एंट्री करनी है और कोई दिक्कत इसके अंदर आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय पीक्योर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है विच अमाउंटेड टू ₹375, मतलब सेल कितना हो गया 375 डिवाइडेड बाय 0.25, 15 लाख का सेल हो गया। कंपनी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ओनली, कैश सेल रिसिप्ट हो जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 25,000, ठीक है। वेजेज पेड ड्यूरिंग द ईयर, वेजेज पेड दे रखा है। अब इसके अंदर क्या पूछा है, कैश फ्लो पूछा है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड और कैश फ्लो यूजिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट के अंदर ये क्या हो जाएगा, सेल का पैसा आ जाएगा सीधा, ठीक है। और ये जो है ये इनडायरेक्ट के अंदर यूज जाएगा, डायरेक्ट के अंदर तो कहीं हो जाएगा नहीं। ये डायरेक्ट के अंदर और 5,55,000 का पेमेंट आ जाएगा। ऑब्वियस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग के अंदर, बैंक लोन रिपेड फाइनेंसिंग के अंदर, ट्रेड पेबल जो है वो 50,000 थे और उसके बाद में 35,000 है। अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दे रखा है कि इनको ट्रेड पेबल को कितना 6,10,000 का पेमेंट किया है, तो उसके इसके अंदर हम क्या कर देंगे, सीधा पेमेंट लिख देंगे। इनकम टैक्स पेड दे रखा है। और इन्वेस्टमेंट सोल्ड, प्रॉफिट पे सोल्ड किया, ये इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है वो इनडायरेक्ट के अंदर यूज कर लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ अदर टेंजिबल एसेट, फर्नीचर के अंदर और टेंजिबल अदर टेंजिबल एसेट पे, तो ये इनडायरेक्ट के अंदर यूज हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी परचेज 3,50,000 इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। ऑन 31 मार्च 2019 2,07% डिबेंचर वर इशूड एट द फेस ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट, अपने काम का नहीं है। कैश एंड इक्विवेलेंट जो है वो शुरुआत के अंदर दे रखा है। तो इसके अंदर डायरेक्ट में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्यों, डायरेक्ट तो बहुत आसान है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर। देखो डायरेक्ट के अंदर तो ये सीधे सारे के सारे आइटम है जो दे रखे हैं और उसके हिसाब से हो जाएगा। इनडायरेक्ट के अंदर जो है सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट जो है वो दे नहीं रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है और उन्होंने एक्सपेंस दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है। वो आसान ही है। नेट प्रॉफिट हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद में नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन और वो इंटरेस्ट दे रखे हैं और एक प्रॉफिट दे रखा है, उसको हटा दो। और दो ही ऑपरेटिंग एसेट है उनका इंक्रीज डिक्रीज है जो करके 285 आ जाएगा। क्लियर। पहला वाला इस 22 बचा नहीं। सेकेंड 6th का बी पार्ट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L और बैलेंस शीट बनाना है, नॉट एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, कि गोइंग कंसर्न नहीं हो। तो गोइंग कंसर्न नहीं होगा तो क्या होगा, सारी एसेट किस पे लिखी जाएगी, रियलाइजेबल वैल्यू पे। मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट और NRV चार्ज लोअर नहीं, NRV ही होगी। फिक्स एसेट जो भी है वो उनका भी क्या रहेगा, जो NRV उसके हिसाब से लिखा जाएगा। और
जितना ज़्यादा कम है वो P&L में लिखा जाएगा। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ फिक्स एसेट जो है वो 8 ईयर है। पैटर्न ऑफ यूज ऑफ एसेट इज इवन। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 325। तो हमारे लिए कंसिडर क्या करेंगे 325। और कितने का फिक्स एसेट लिखा 360, तो 360 माइनस 325, 360 माइनस 325, 35,000 का क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अब ये NRV पे लेके आएंगे जैसे गोइंग कंसर्न खत्म होगा। परचेज और सेल दे रखी है आपका, ट्रेडिंग P&L में लिख दोगे। कॉस्ट एंड NRV जो है वो दे रखा है, कॉस्ट से अब मतलब नहीं, जैसे ही आपकी ये खत्म हो गई गोइंग कंसर्न वैसे ही आपके लिए NRV काम की, तो ये NRV के हिसाब से स्टॉक को लिखा जाएगा। एक्सपेंस जो वो 78,000। डेफर्ड एक्सपेंसेज अमोटाइज इक्वली ओवर द 5 ईयर। अब डेफर्ड को अमोटाइजेशन नहीं होगा, अब खत्म होगा, जैसे गोइंग कंसर्न खत्म होगा फिक्टिस एसेट सारी राइट ऑफ करनी होगी। सन्ड्री डेटर जो 1,50,000, 5,000 जिसमें डाउटफुल है और 25,000 का डिपेंड ऑन द सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाइड टू द कस्टमर। वो कह रहा है कि 5,000 तो डाउटफुल है और उसके अलावा 25,000 ऐसे जिनका भी फिक्स नहीं कह सकते, तो पूरे पे डेप्रिसिएशन बना देंगे, 30,000 पे प्रोविजन बना देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर जो 75,000 लाइकली टू बी सेटल है 10% डिस्काउंट, मतलब कि ये 7500 रुपये का क्या होना है फ़ायदा होना है, ठीक है। तो ये फ़ायदा भी लिख देंगे और क्लोजिंग जो बैलेंस है वो कितने पे लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर का सेटलमेंट कितने पे होगा उसके साथ 75,000 माइनस 10%। कैश का बैलेंस दे रखा है, देयर इज अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी जो 25,000 की, ये भी एक्सपेंडिचर के अंदर लिखेंगे। क्लियर है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये है कि जब गोइंग कंसर्न खत्म होता है तो कॉस्ट फिर रिलेवेंस खुद छोड़ देती है, फिर NRV ही रिलेवेंट रहती है। तरुण लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2018 टू एक्वायर द रनिंग बिजनेस ऑफ Venus Sons with effect from the 1st April 2018. During the year 2018-19, the total sales were 12 lakh, of which 2,40,000 were for the first 6 months. The gross profit for the year 4,15,000 और एक्सपेंसेस दे रखे। डायरेक्टर पीस पोस्ट में चला जाएगा। बैड डेट्स जो है वो सेल्स के रेशियो में, एडवर्टाइजिंग 18,000, इनकर्ड कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू ₹1500 पर मंथ। ऐसा क्वेश्चन अगर याद आएगा आपको तो हमने RTP पे किया है, तो ये टाइम रेशियो पे चला जाएगा। कंपनी ऑडिट पोस्ट में चला जाएगा। टैक्स ऑडिट, अगर टैक्स ऑडिट है मतलब सेल्स रेशियो में। प्रिपेयर स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट बनाना है। अब इसके अंदर मार्क्स कटे तो अपनी गलती है और किसी की गलती नहीं। वुडन प्लाईवुड लिमिटेड हैज़ ए नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 5% इन प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने 16,000 MT खरीदे, अगर याद हो तो RTP में किया, उसमें 12,000 MT खरीदे थे, 5% का 5% ही था, 190 पर MT है, और लास्ट के अंदर 950 है, वहाँ पर 630 का लॉस हुआ था। सेम ऐसा ही, बस अमाउंट चेंज किया है, बाकी सेम एज इट इज क्वेश्चन हमने कर रखा है। क्लियर है। इसके बाद में आपकी लास्ट लास्ट क्वेश्चन पेपर नवंबर 19, इससे आगे का तो अभी कब हुआ है, आगे बढ़ता जा रहा है, कब होगा पता नहीं। प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज पर AS3 मिस्टर शुभम क्रिएटिव लिमिटेड। मशीनरी एक्वायर्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर एट फेस वैल्यू, काम का है क्या, नहीं। क्लेम रिसीव्ड फॉर द लॉस ऑफ मशीनरी इन अर्थक्वेक, आएगा इन्वेस्टिंग में, लेकिन इसको अलग से लिखोगे। पहले लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सारे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो लिख के उसके बाद में इसको अलग से लिखोगे और फिर ये हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर क्लेम रिसीव्ड फॉर द मशीनरी इन अर्थक्वेक के अंदर लॉस के अंदर हुए, तो इसको थोड़ा अलग से लिख दीजिए। अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू एसोसिएट, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी क्या है भाई, हमने दिया लोन है, लेकिन लोन दिया है मतलब हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, तो ये इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम द एसोसिएट, इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड इन द इन्वेस्टमेंट मेड, अब कैश फ्लो के अंदर प्री और पोस्ट से फर्क नहीं पड़ता, अगर इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड मिला है तो वो हमारे लिए कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में ही आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग में जाएगा या नहीं आएगा। टर्म लोन रीपेड, फाइनेंसिंग में जाएगा या नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इंस्टॉल इन्वेस्टमेंट, TDS ऑफ 8200 डिडक्टेड ऑन द अबो इंटरेस्ट, तो दोनों सेट ऑफ करके नेट करके सीधा लिख सकते हैं इन्वेस्टिंग में। परचेज डिबेंचर, जो डिबेंचर परचेज किए तो ये भी आपके विच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ, जो 3 महीने के अंदर अंदर रिडीम होने वाले हैं, तो इसको आप
दोनों मान सकते हो क्योंकि डिबेंचर की वैल्यू में भी कोई ज़्यादा चेंज होने वाली बातें हैं नहीं, ठीक है। तो इसको कैश इक्विवेलेंट बी मान सकते हो और चाहो तो आप इसको इसमें भी ले सकते हो। ज़्यादा लॉजिकल जो कैश इक्विवेलेंट मानना है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड और जिस पे लॉस लिखा हुआ है तो ये इसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो नेट अमाउंट जो इन्वेस्टिंग में जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग लिख दीजिए। देखो, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड एंड टर्म लोन पेड ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड देयर आर नॉट कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग। वो कह रहा है डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया वो फाइनेंसिंग में आएगा। मशीनरी एक्वायर्ड बाय द इश्यू, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट मेड इन द डिबेंचर आर इन शॉर्ट टर्म, इट विल बी ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट एंड नॉट विल बी एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो नहीं आएगी। क्लियर है। Current enterprise having its head office in Mangalore, Kolkata, has a branch in Greenville, USA. Following are the trial balance of the branch as at 31st March 2019. कोरोना की वजह से सारे प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गए। बाकी इस बार साउथ टूर करना था तो पता नहीं कब होगा, चलो देखते हैं। फिक्स एसेट दे रखा है। अभी इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं। फिक्स एसेट जो परचेज किया है ऑन 1 अप्रैल 2015, उसके बाद में डेप्रिसिएशन 10% चार्ज ऑन फिक्स एसेट, और क्लोजिंग 1 अप्रैल को खरीदा है तो 1 अप्रैल की रेट काम आ जाएगी फिक्स एसेट के लिए, 1 अप्रैल की रेट काम आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ब्रांच की है क्लोजिंग रेट काम आ जाएगी। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस रिकॉर्डेड एट ₹1, तो गुड्स सेंड जो वो ओरिजिनल अमाउंट लिख देंगे। गुड्स सेंड का है, ये एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। और रेमिटेंस टू हेड ऑफिस वर रिकॉर्डेड एट, रेमिटेंस जो वो 162, तो रेमिटेंस जो है ये भी क्या हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट लिख देंगे। और हेड ऑफिस अकाउंट रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस बुक जो है ये भी एक्चुअल अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। बाकी एक्सचेंज रेट जो है, अब क्वेश्चन अगर नहीं कहे इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल तो आप जो चाहे मान सकते हो, और ज़्यादा सही जो वो इंटीग्रल मानने। ओपनिंग के लिए जो ओपनिंग रेट है वो यूज कर लेंगे, कैश के लिए क्लोजिंग रेट यूज कर लेंगे, सेल्स के लिए एवरेज रेट यूज कर लेंगे, परचेज के लिए एवरेज रेट यूज कर देंगे, एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट यूज कर लेंगे। डेप्रिसिएशन लगाना और बाद में इसको ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर रखा है हमने आरटीपी के अंदर। उससे नेक्स्ट वाला AS22 का जो है वो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्टनरशिप का है, तो ये अब आपके सिलेबस में बचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मिस्टर हर्ष प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल ऑफ 10% डिबेंचर। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, उसके बाद में परचेज किया, और उसके बाद में फिर परचेज किया है कम इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद में सोल्ड किया, और लास्ट में मार्केट वैल्यू दे रखी है, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेक करना है। ब्रोकरेज दिया है खरीदते वक्त हर ट्रांजैक्शन पे, तो खरीदते वक्त ऐड हो जाएगा और बेचते वक्त लेस हो जाएगा। हर्ष क्लोजेज इज बुक्स ऑन 30/3/2019। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, फीफो मेथड इज फॉलो। अब अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आने जैसा पॉइंट मेरे हिसाब से है नहीं, और इसमें अगर आपके, अब देखो बेचारों, इससे ज़्यादा वो आपकी क्या मदद करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए दिया है, 10 मार्क्स। इसमें है क्या, एक भी पॉइंट ऐसा है जो आपको जिसमें थोड़ा बहुत भी टाइम लगे, बस एक ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट की डेट का ध्यान रखना, बीच में इंटरेस्ट की डेट कहीं चूक न जाए बस। इफ आई record in the premises of Mr. Kirti and Company on 15 December 2018, the working remained undistributed up to 15th March 2019, result of which sales जो adversely affect हुई। The firm had taken out the insurance policy with the average close of loss जो 250 का। अब सबसे पहले तो देखो इंडेमनिटी पेड भी 3 मंथ का है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इंडेमनिटी पीरियड, और इसको लिखो, इंडेमनिटी पीरियड को तो लिखो, ये तो आप हर हाल में ध्यान रखें। 15 दिसंबर टू 15 मार्च 2018। परचेज सेल दे रखा है, साथ 3 मंथ का दे रखा, और ये 2015, 16, 17, 18, ठीक है, और 18, 19 इस साल में
आग लगी, ठीक है। तो ये बाकी के 3 साल क्यों दिए, ये आपको पता है, ये ट्रेंड निकालने के लिए दिया है। तो देखो 14,26,000 माइनस 12,40,000, तो कितने का इंक्रीज हुआ, 186 का इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाई 12,40,000, तो कितना इंक्रीज है, 15% का। और यहाँ कितना है, 16,39,900 माइनस 1426, तो ये हो गया 2,13,900, 2 लाख डिवाइडेड बाई 14, 26, तो ये भी 15% आ रहा है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रेंड मिल गया 15%। अब सेल जो है वो दे रखी है 16/12/2017 से 31/12/2017, सेल दे रखी है 16/12/2018 से 31/12/2018, और ये इस तरीके से दे रखी है। तो अपने को क्या चाहिए, एक तो चाहिए स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल कब से कब तक की होगी, 15 दिसंबर 2017 टू 15 मार्च 2018। अब देखो 15 दिसंबर से लेके मतलब 16 दिसंबर 2017 से लेके ये दे रखा है, तो ये कितना हो गया 68,000, क्लियर है। और उसके बाद में 1 मार्च से लेके 15 मार्च 2018 तक, तो ऐसा नहीं दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 15 मार्च 2018, एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ से इन्होंने ऐसा नहीं दिया, इन्होंने लिखा है मार्च का। देखो वो कह रहे हैं कि 15 मार्च तक का चाहिए, 1 मार्च से 15 मार्च, तो ये कह रहा है जनवरी से लेकर 31 मार्च 2018 के अंदर कितना सेल हुआ है, 3,80,000, ठीक है। लेकिन अपने को कब तक का चाहिए, 15 मार्च तक का चाहिए। तो 16 मार्च से लेके 16 मार्च 2018 से लेके 31 मार्च 2018 तक की सेल इसने अलग से दे रखी है, उसको क्या कर दो, हटा दो, -120। तो ये हो गया 3,80,000 माइनस 1,20,000, 260 + 68, ये हो गया 328 स्टैंडर्ड सेल, और जिसमें प्लस क्या कर देंगे 15% ट्रेंड का कर देंगे। अब बात करें वैसे वैसे एक्चुअल सेल की, तो एक्चुअल सेल कब से कब तक की चाहिए, 15 दिसंबर 18 से 15 मार्च 19 तक की, ठीक है। 15 दिसंबर 18 से 31 दिसंबर 2018 तक की सेल कितनी दे रखी है, नील दे रखी है। और उसके बाद में 1 से लेके 31 मार्च 2019 को कितनी दे रखी है, 296, जिसमें से 15 मार्च से बाद के कितने के, 16 मार्च से लेके ये 40,000 के, तो -40,000, 296 माइनस 40,000। बस डेट के अंदर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। और एक चीज़ चाहिए अपने को, एडजस्टेड टर्नओवर, या फिर पहले एनुअल कर लेते हैं फिर एडजस्टेड कर देंगे। एनुअल टर्नओवर में क्या आग कब लगी, 15 दिसंबर 2018 को, तो अपने को चाहिए 15 दिसंबर 2017 से 15 दिसंबर 2018 तक, ठीक है। तो देखो 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर 2017 की सेल कितनी है, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 68,000, सॉरी 16 से, ठीक है, 68,000। फिर 1 जनवरी से 31 मार्च 2018 तक की जो है, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2018 तक की सेल जो वो दे रखी है, कितने की दे रखी है, 3,80,000, ठीक है। फिर 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून 31 जून 2018 तक का, ये अप्रैल से दे रखा है 3,24,000। फिर 31 जून के बाद में नेक्स्ट क्वार्टर जो है 1 जुलाई से लेके 30
सितंबर 442। फिर 1 अक्टूबर से लेके अपने को कितने तक का चाहिए, 15 दिसंबर तक का चाहिए। तो टोटल कितना है 442, उसके बाद में टोटल कितना है 350 का है। 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक का टोटल कितना है 350 का है। और इस 350 में से वो क्या कह रहा है 2018-19 के अंदर कितना है 15 तारीख के बाद का कितना है सेल नील है। तो मतलब ये पूरा कितना हो गया 350 हो गया। अब इसके बाद में ट्रेंड जो है वो, एक तो तरीका आप सिर्फ पीछे वाले साल में ही करो, मतलब यहाँ तक वाले में ट्रेंड करो, और सही तरीका यही है इनके अंदर क्या कर दो 15% का, और ये तो इसी साल किया तो इसके अंदर ट्रेंड एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली ट्रेंड एडजस्टेड ही है, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अंदर ट्रेंड एडजस्ट करना। तो इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट जो नया था, मैं आपको आंसर से एक बार दिखा भी देता हूँ। ये जो है 260 और इसकी कैलकुलेशन दे रखी है, देखो ये इसी तरीके से, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी कोई इसके अंदर खास दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये देखो इसमें ट्रेंड किया, इसमें ट्रेंड किया, दोनों में, बाकी में ट्रेंड नहीं किया। और उसने लिखा भी अल्टरनेटिवली द एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर में बी कंप्यूटेड एट 17,98,000, अगर पूरे पे ही साथ में ट्रेंड करें तो ऐसा भी किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जो है जैसा खादी और सेल का है वैसे वैसे पॉइंट है, कोई नया पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को प्रैक्टिस करना, और मैं जिस क्वेश्चन को कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना मतलब उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस करना है खुद से, क्योंकि दोनों इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है और एक वो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन का पिक सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप, ठीक है। 6 ऐसा क्वेश्चन कर रखा है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो क्या, और इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो तो क्या। तो आप इसको देख लीजिएगा, फॉर्मेट जो है वो मैंने डिस्कस किया है उसको एक बार देख लीजिएगा और फॉर्मेट अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1 अप्रैल कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय द वे ऑफ बोनस शेयर फॉर 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, 5 के बदले में 2 दे रहे हैं, मतलब ये हो गया 30 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 लाख के बोनस देने। सो द नेसेसरी जनरल एंट्री और बोनस शेयर के बाद की, तो बोनस शेयर के लिए रिजर्व है क्या भाई इतने का 12 लाख के रिजर्व पड़े। पहले CRR यूज कर लेंगे, 12 लाख का चाहिए, 12 लाख का तो इनके पास सही नहीं। ऑन 1 अप्रैल डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। सॉरी मैंने ऑथराइज की कर दी, तभी मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। इश्यूड कितना है 27 लाख, तो 27 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,80,000 चाहिए। ये तो सारे रिजर्व काम आने लायक, और 10,80,000 से जाता है तो आराम से हो जाएगा। पहले CRR को, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को, फिर जनरल रिजर्व को, फिर P&L को। सेगमेंट रिपोर्टिंग आपका बचा नहीं है, और ये जो पार्टनरशिप वाला बचा नहीं। ई पॉइंट कंपनी हैड इश्यूड 40,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2015। द डिबेंचर आर ड्यू फॉर द रिडम्पशन ऑन 1 मार्च 2019। द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट द रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% और आल्सो कन्फर्म ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट 20% ऑफ होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर at a predetermined price of 15 per share on and the payment in cash. 50 debenture holder holding 5,000 debenture did not exercise the option. Calculate the number of equity share to be allotted to the debenture holder and amount to be paid in cash on the redemption. ठीक है, तो देखो भाई टोटल कितने 40,000, जिसमें से 5,000 ने तो ऑप्शन लिया नहीं, बाकी कितने बचे 35,000, इनके 20% ने ऑप्शन लिया, तो 35,000 का 20% कितने के लिए 7,000 के लिए। कितना पैसा देना है एक के बदले में 100 का 5% प्रीमियम पे 105, तो 7,35,000 रुपये जो पे करने, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 15, तो ये नंबर ऑफ शेयर दे देंगे। बाकी कितने बचे
40,000 में से 7,000 का तो इससे सेटलमेंट हो गया, बाकी बचे 33,000, तो उनके लिए क्या कर देंगे, कैश दे देंगे। क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं ऐसे। तो ये आपका नेट है, और नेट मेरा क्रक्स इसमें ये है कि अगर आप अकाउंट और कॉस्ट के अंदर अच्छे से अगर सारे लेक्चर देखें तो आप बहुत ही आसानी से 80 मार्क्स जो है वो कवर कर सकते हो। सारा स्टडी मटेरियल मैंने कवर करवा दिया है, सारा मॉक टेस्ट मैंने कवर करवा दिए, सारे के सारे मैंने जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब बच्ची मैराथन क्लास, तो मैराथन क्लास में जल्दी रिकॉर्ड करके आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी जो वो और आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और बहुत अपनी पढ़ाई पे बहुत बहुत ध्यान दें। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।